जीवन परिचय देखेंगे हम पहले। श्रीलाल शुक्ल का जन्म लखनऊ के मोहनलालगंज कस्बे के निकट हजरौली ग्राम में 31 दिसंबर 1925 को हुआ। श्रीलाल शुक्ल के पिता पंडित बृजकिशोर संस्कृत, उर्दू, हिंदी आदि भाषाओं के जानकार थे। ये एक सामान्य कृषक थे, ठीक है, किसान परिवार से संबंधित श्रीलाल शुक्ल थे। श्रीलाल शुक्ल के दादा पंडित गदाधर प्रसाद शुक्ल संस्कृत, हिंदी, उर्दू एवं फारसी के अच्छे जानकार तथा संगीत प्रेमी थे। श्रीलाल शुक्ल की माताजी एक कुशल गृहिणी थी, लिखने पढ़ने का शौक रखते थे, ठीक है। इनका परिवार कृषक परिवार था, लेकिन परिवार पढ़ा लिखा था, ठीक है। इनके दादाजी पढ़े लिखे, इनके पिताजी पढ़े लिखे, इवन इनकी माताजी भी पढ़ी लिखी थी, यानी कि एक पढ़ाई लिखाई का माहौल इनके घर में हमेशा से रहा, ठीक है। तो इसी का फायदा जो श्रीलाल शुक्ल को मिला लेखन में और उनके जीवन में भी। श्रीलाल शुक्ल ने लिखा है कि जब मेरी माँ 57 साल की थी, उस समय मैंने उन्हें राइफल चलाना सिखाया था और उनका निशाना भी अच्छा खासा हो गया था। श्रीलाल शुक्ल की प्रारंभिक शिक्षा लखनऊ जनपद के मोहनलालगंज कस्बे में ही हुई थी। तत्पश्चात कान्यकुब्ज कॉलेज कानपुर से उच्च शिक्षा प्राप्त की। सन 1945 में इंटर की परीक्षा उत्तीर्ण कर इलाहाबाद विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की। शुक्ल जी लखनऊ विश्वविद्यालय से कानून की पढ़ाई भी शुरू किए, किंतु पूरा नहीं कर सके। शुक्ल जी ने स्नातक करने के बाद कुछ समय तक इंटर कॉलेज लखनऊ में अध्यापन का कार्य भी किया। श्रीलाल शुक्ल का विवाह सन 1948 में कानपुर के एक परिवार में गिरिजा से हुआ। गिरिजा की एक बीमारी के कारण सन 1997 को ही गुजर गई, ठीक है। 1997 को उनकी मौत हुई। फिर सन 1949 में शुक्ल जी की नौकरी राज्य सिविल सेवा में हो गई तथा बाद में वे भारत प्रशासनिक सेवा अधिकारी भी बने, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि पहले उन्होंने पीसीएस एग्जाम पास किया और पीसीएस के ऑफिसर बने और बाद में जो है आईएएस ऑफिसर भी बने थे, ठीक है। श्रीलाल शुक्ल एक आईएएस ऑफिसर भी है, ठीक है। तो हमारे हिंदी साहित्य में जितने लेखक पढ़ाए जाते हैं उनमें से ये एक लेखक है जो कि आईएएस ऑफिसर है, यानी कि सत्ता के साथ इनका सीधा संबंध था, ठीक है। आईएएस ऑफिसर है कि एक जिले में कंट्रोल करता है, वहां पर वो बदलाव ला सकता है या फिर कहीं का महापौर हो सकता है, ठीक है। तो बड़े बड़े पद मिलते हैं आईएएस ऑफिसर को। राज्य में किसी जिला फिर एक विभाग का प्रमुख दिया जाता है, किसी एक डिपार्टमेंट का प्रमुख बनाया जाता है। तो इस प्रकार से शुक्ल जी के पास बहुत से कार्यालय रहे, सरकार से जुड़े रहे और उन्होंने सरकार पर ही व्यंग्य किया है, ठीक है, राग दरबारी में। श्रीलाल शुक्ल कुछ वर्षों तक इलाहाबाद में एक मिनिस्टर के रूप में भी कार्य किया और 30 जून 1983 को रिटायर्ड भी हो गए, ठीक है। ये मिनिस्टर भी थे, ठीक है। ये क्या थे, पहले इन्होंने पीसीएस निकाला, फिर आईएएस बने, फिर मिनिस्टर भी बने, ठीक है। यानी कि जो तालुका लेवल, फिर जिले लेवल पर और फिर पूरे स्टेट के लेवल पर इन्होंने कार्य किया है सरकार के साथ। श्रीलाल शुक्ल जी ने अपनी सेवा से बहुत अनोखे अनुभव प्राप्त किए और उन्होंने कच्चे माल की तरह अनुभव संपदा का उपयोग अपने साहित्य रचना में किया। श्रीलाल शुक्ल की मृत्यु 28 अक्टूबर 2011, अभी हाल फिलहाल में उनकी मृत्यु हुई है, को पार्किंसन बीमारी के कारण सदर अस्पताल लखनऊ में हो गई। श्रीलाल शुक्ल ने स्वतंत्रोत्तर कालीन साहित्य में सन 1954 से लेखन यात्रा शुरू की थी। 1954 से उनकी लेखन यात्रा शुरू हुई और मृत्यु उनकी 2011 में हुई है। श्रीलाल शुक्ल की रचनाएं उपन्यास इनके सूनी घाटी का सूरज, जो कि 1957 में प्रकाशित हुआ था। फिर अज्ञातवास 1962 में प्रकाशित हुआ था। राग दरबारी जो कि 1968 में प्रकाशित हुआ था, ठीक है। ये आपके पाठ्यक्रम में तो इसे याद रखें, राग दरबारी 1968।
आदमी का जहर 1972, सीमाएं टूटती है 1973, मकान 1976, पहला पड़ाव 1987 और विश्रामपुर का संत 1998 और फिर राग विराग 2001 में। ठीक है, ये सारे इनके उपन्यास है और ये क्रम से पूछे भी जाते हैं परीक्षा में, तो याद रखिए। ठीक है, क्रम से पूछे जाते हैं उपन्यास, तो इसलिए याद रखिए। आगे बढ़ते कहानी संग्रह इनके देखेंगे। कहानी संग्रह है इनके यह घर मेरा नहीं, प्रकाशित हुआ था 1976 में। सुरक्षा और अन्य कहानियां 1991 में प्रकाशित हुई और उमराव नगर में कुछ दिन 1993 में प्रकाशित हुआ। फिर इस उम्र में 2003 में प्रकाशित हुआ एक कहानी संग्रह 10 प्रतिनिधि कहानियां 2003 में प्रकाशित हुई। व्यंग्य प्रधान निबंध उन्होंने लिखे। अंगद का पांव, ये पूछे जाते क्रम से 1958 में इसका प्रकाशन हुआ था। यहाँ से वहां 1970 में प्रकाशित हुआ। मेरी श्रेष्ठ व्यंग्य रचनाएं जो है 1976 में प्रकाशित हुई। कुछ जमीन पर कुछ हवा में, कुछ जमीन पर कुछ हवा में जो है 1990। आओ बैठ ले कुछ देर 1995। अगली शताब्दी का शहर 1996 में और जहालत के 50 साल 2003 में और खबरों की जुगली जो है 2005 में हुई। ठीक है, प्रकाशित। जीवनी उन्होंने लिखी थी भगवती चरण वर्मा की, इसी नाम से भगवती चरण वर्मा, 1989 में। फिर अमृतलाल नागर की जीवनी लिखी है उन्होंने। ठीक है, 2 व्यक्तियों की जीवनी लिखी है। और कल हम अमृतलाल जो परसों के दिन हमने अमृतलाल नागर का ही मानसकांश पढ़ा था, उनकी जीवनी लिखी है उन्होंने 1994 में। आलोचना है इनकी आगे कुछ रंग कुछ राग, 1999 में इन्होंने आगे पर आलोचना लिखी है। संपादन किया है इन्होंने हिंदी हास्य व्यंग्य संकलन, ये 2000 में प्रकाशित हुआ था। बाल साहित्य इनका 2 है। एक है संजय और विजय 1994 में और फिर बब्बर सिंह और उसके साथी 1999 में। बच्चों के लिए लिखा गया उपन्यास है ये, छोटा। ठीक है, तो सभी को नमस्ते। आकांक्षा जी नमस्ते, गार्गी जी नमस्ते। ठीक है, जो नए स्टूडेंट आए एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नए स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जिन्होंने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया एक बार लाइक कीजिएगा। ठीक है, अभी सारे विद्यार्थियों ने लाइक नहीं किया क्लास को। ठीक है, सम्मान एवं पुरस्कार जो इंपॉर्टेंट है हम देखेंगे। राग दरबारी उपन्यास को साहित्य अकादमी उनको मिला था 1970 में। ठीक है, 1970 में। फिर बाकी छोड़ दीजिए इधर। इनको पद्म विभूषण मिला है, देश का दूसरा सबसे बड़ा सम्मान। ठीक है, 2008 में। और फिर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार अमरकांत और श्रीलाल शुक्ल को संयुक्त रूप से संपूर्ण साहित्य सृजन पर 2011 में मिला था। इसी वर्ष इनकी मृत्यु भी हुई है। ठीक है, दोनों को एक साथ मिला था, दोनों को, एक को नहीं मिला था, केवल श्रीलाल शुक्ल को नहीं। और आपको पता है हिंदी साहित्य में सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? साहित्य क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार है ज्ञानपीठ पुरस्कार। ठीक है, ये सबसे बड़ा पुरस्कार ज्ञानपीठ और भारत का दूसरा सबसे बड़ा सम्मान पद्म विभूषण, ये दोनों इनको मिल चुके हैं। श्रीलाल शुक्ल के जीवन के 80 वर्ष पूरे होने पर दिसंबर 2005 में नई दिल्ली में इनके सम्मान में आयोजन किया गया, जिसमें उनके जीवन पर आधारित पुस्तक श्रीलाल शुक्ल जीवन का विमोचन भी किया गया। ठीक है, जीवन ही जीवन नाम से इनके ऊपर एक जीवनी लिखी गई है। कब लिखी गई थी? 2005 में। ठीक है, अभी राग दरबारी उपन्यास पढ़ाते सीधा। श्रीलाल शुक्ल ने राग दरबारी का लेखन 1964 के अंत में शुरू किया था और 1967 में जो है समाप्त किया। 64 से 67 तक लिखा और फिर 68 यानी कि इसके अगले साल प्रकाशित हुआ ये। ठीक है,
राग दरबारी उपन्यास का प्रकाशन 1968 में हुआ तथा 1970 में इस पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। 70 में साहित्य अकादमी मिला इस उपन्यास को। फिर 1986 में दूरदर्शन धारावाहिक के रूप में भी लाखों लोगों के द्वारा पसंद किया गया। ठीक है, दूरदर्शन जो आप देखते हैं डीडी के चैनल, उस पर धारावाहिक की तरह हर रोज एक एपिसोड जो है राग दरबारी का आता था। ठीक है, और उसे लाखों लोगों ने पसंद भी किया। यह एक वृद्ध उपन्यास है, तकरीबन 425 पृष्ठों की, जिसमें कोई एक घटना अथवा सीमित पात्र न होकर आजादी के बाद का समस्त भारत समाया हुआ है। ठीक है, ये उपन्यास काफी बड़ा है। ठीक है, अगर पृष्ठों की संख्या देखी तो 425 पृष्ठों में जो ये लिखा गया है, लेकिन आप जब इसे पढ़ोगे, क्योंकि ये व्यंग्य रचना है, ठीक है, व्यंग्य शैली में लिखा गया उपन्यास है, इसलिए आपको ये बोझिल या फिर बड़ा उपन्यास कभी नहीं लगेगा। आपको ऐसा ही लगेगा कि आपने तो शुरू ही किया था और खत्म हो गया। ठीक है, तो हल्का फुल्का जो है इसमें भाषा का शैली का प्रयोग किया गया, व्यंग्य जो भर भर कर इसमें प्रयोग किया गया, इसलिए ये उबाऊ नहीं है और बड़ा कभी नहीं लगता किसी को भी। जिन्होंने अभी तक ये उपन्यास पढ़ा है उनको भी किसी को नहीं लगा कि उन्होंने 400 पेज पढ़ दिए। ठीक है, ये इसकी खास बात है। और इसमें गांव के चित्रों को उकेर कर जो है पूरे भारत को दिखाया गया। ठीक है, गांव में जिस प्रकार से भ्रष्टाचार था, वो भ्रष्टाचार प्रतीक पूरे भारत का प्रतीक है। ठीक है, भारत भर में इस प्रकार से भ्रष्टाचार होता है, शहरों में भी इस प्रकार से ही होता है जिस प्रकार से गाँव में होता था। आपने देखा स्कूल में किस प्रकार का भ्रष्टाचार था, फिर नेता टाइप लोग क्या करते हैं, किस प्रकार से इलेक्शन जीतते हैं, वो भी दिखाया गया। किस प्रकार से एक जो बड़ा आदमी होता है बैद्यनाथ, वो किस प्रकार से सब गांव को कंट्रोल करता है, अगर कोई उठकर खड़ा होना चाहता तो किस प्रकार से उसे दबाया जाता है, ये सब कुछ इसमें दिखाया गया। ठीक है, तो दिखाया तो इसमें गांव दिया है, लेकिन एक गांव पूरे भारत का प्रतीक है। भारत में हो रहे भ्रष्टाचार, भारत में हो रहे गलत काम, ठीक है, शिक्षा व्यवस्था किस प्रकार की है, सोच किस प्रकार से है, और फिर धर्म किस प्रकार से हमारे देश में काम करता है, जाति किस प्रकार से काम करती है, सब कुछ इसमें लिखा गया। इस उपन्यास के बारे में स्वयं श्रीलाल शुक्ल कहते हैं कि राग दरबारी का संबंध एक बड़े नगर से कुछ दूर बसे एक गांव की जिंदगी से है, जो पिछले 20 वर्षों की प्रगति और विकास के नारों के बावजूद निहित स्वार्थी और अनेक अवांछनीय तत्वों के आघातों के सामने घिसट रही है। यह उसी जिंदगी का दस्तावेज है। यह आपको याद रखना है। राग दरबारी के बारे में लेखक ने कहा है, पूछा जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते। राग दरबारी उपन्यास के पात्र, इसमें प्रमुख पात्र है रंगनाथ। रंगनाथ के द्वारा ये जो है स्टोरी आगे बढ़ती है। ठीक है, और फिर बैद्यनाथ जी, वैद्य जी है, बेला है, रुक्मन बाबू है, बद्री पहलवान है। जो बैद्यनाथ के बेटे बद्री पहलवान बड़े बेटे हैं, रुक्मन छोटे बेटे हैं, और बद्री का प्रेम संबंध बेला से होता है। ठीक है, प्रिंसिपल साहब है जो कि बैद्यनाथ जी के स्कूल में काम करते हैं। ठीक है, एक प्रकार से बैद्यनाथ जी का ही स्कूल होता है। फिर जोगनाथ, फिर शनिचर जो बैद्यनाथ जी का नौकर है। फिर लंगड़ एक गांव का आदमी है जो कि हमेशा अपने एक जो है कॉपी के लिए घूमता रहता है। ठीक है, उसे सरकार की तरफ से सरकारी दफ्तर से कॉपी निकालनी होती है दस्तावेज की, वो उसे कभी नहीं मिलती। पूरे उपन्यास में आप देखेंगे कि उसको मिलती ही नहीं है। और वो दिखाया गया हमारे सरकारी कर्मचारी किस प्रकार से काम करते हैं। उनके पास आप जाओ एक सर्टिफिकेट मांगने के लिए या फिर एक कोई काम के लिए, तो वो आपको कितने सालों तक घुमाते रहेंगे, इस ऑफिस से उस ऑफिस में, इस दफ्तर से उस दफ्तर में, इस टेबल से उस टेबल में। उसका प्रतीक है लंगड़। ठीक है, फिर मास्टर मोतीलाल है, फिर रामाधीन भिकम खेड़वी जो ये भी है जो कि बैद्यनाथ जी का विरोधी है। फिर खन्ना मास्टर जी है, फिर गयादीन छोटे, फिर पहलवान खूसहर प्रसाद और कालिका प्रसाद, ये सारे जो पात्र है। मैं आशा करता हूं कि आप सभी ने ये उपन्यास पढ़ा होगा। 35 अंशों या अध्यायों में विभक्त राग दरबारी उपन्यास रिपोर्टाज शैली में रचित है। इसकी कथा ग्रामांचल से संबंधित होने के बावजूद भी यह आंचलिक उपन्यास नहीं है। ठीक है, ग्राम से संबंधित है, एक ही गांव से संबंधित है, उसका जीवन दिखाया गया है, लेकिन ये आंचलिक उपन्यास नहीं है, क्योंकि इसमें जो बताया गया है वो पूरे देश की कहानी है पहली बात तो, और उसमें आंचलिक शब्दों का ज्यादा प्रयोग नहीं किया गया है उतना। ठीक है, किसी एक अंचल का। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो ग्राम दिखाया गया है किसी एक ग्राम से संबंधित नहीं, भारत के जितने भी ग्राम है उनका संबंधित से जुड़ता है, इसलिए आंचलिक उपन्यास नहीं है। यह उपन्यास साठोत्तरी व्यंग्य उपन्यासों की परंपरा में
मील का पत्थर है और इसे हिंदी उपन्यासों की ऐतिहासिक उपलब्धि कहा जा सकता है। साठोत्तरी यानी कि 1960 के बाद जो लिखे गए उपन्यास है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत की राजनीतिक व्यवस्थाओं का ऐसा तेजाबी एवं व्यंग्यात्मक प्रस्तुतिकरण सर्वप्रथम यहीं पर हुआ है। ठीक है, राग दरबारी में। उस राग दरबारी उपन्यास वस्तुतः व्यंग्य विधा की उत्कृष्ट रचना मानी जाती है। संपूर्ण उपन्यास में व्यंग्य की वानगी के साथ जीवन के विविध क्षेत्रों की विसंगतियों की ऐसी तीक्ष्ण अभिव्यक्ति, दूषित व्यवस्था के विरुद्ध ऐसा तीव्र आक्रोश मूलक स्वर अन्यत्र उपलब्ध नहीं है। इस उपन्यास में परिवेश की विसंगतियों, व्यवस्थाओं के प्रहारों अंकित है। इसमें स्वतंत्र भारत के गांवों की बदलती तस्वीर बड़ी बेबाकी के साथ प्रस्तुत की गई है। यह उपन्यास राष्ट्रव्यापी अराजकता और अव्यवस्था के प्रतीक तथा विद्रूपताओं का महाभारत है। इस उपन्यास में गांव को शहरीपन का तेलानीपन की नजर से नहीं देखा गया है। तेलानीपन यानी कि इसका अर्थ क्या होता है कि शहर के लोग ऐसे गांव में घूमने आते हैं, ठीक है, शुद्ध हवा का पाने के लिए, फिर छुट्टियां मनाने के लिए। इस प्रकार से गांव को नहीं देखा गया। गांव को गांव की तरह देखा गया है। गांव में जो गांव के लोग हैं उनकी नजरों से गांव को देखा गया है। और ये गांव केवल गांव नहीं है, भारत का प्रतीक है। ठीक है। उपन्यास में पुरानी सड़ी गली परंपराओं, अंधविश्वासों एवं रीति रिवाजों पर भी व्यंग्य किया। जब ये आपने अगर उपन्यास पढ़ा होगा तो ये सब मिलकर जब गांव के बाहर एक टीले पर जाते हैं मंदिर में, वहां पर मंदिर में आपने देखा होगा कि एक देवी रखी गई है, लेकिन उसमें नीचे लिखा होता है कि किसी सेनापति की मूर्ति होती है वो, लेकिन उसे देवी की तरह पूजा जाता है। ठीक है, तो ये अंधविश्वास है। और कहीं किसी सेनापति का एक स्टैचू बनाया गया था या फिर सैनिक का स्टैचू बनाया गया था, उस स्टैचू को ही लोगों ने देवी समझकर उसकी पूजा करनी शुरू कर दी। तो अंधविश्वासों को भी यहाँ पर दिखाया गया है किस प्रकार से भारत भर में अंधविश्वास चलता रहता है। इस उपन्यास का कथानक और उसकी समस्त घटनाओं का केंद्र शिवपालगंज है, जो आम देहात जैसा गांव है, जिसे टाउन एरिया नहीं कहा जा सकता। टाउन एरिया क्या होता है? बड़ा शहर होता है, थोड़ा सा बड़ा होता है गांव से, उसे टाउन कहा जाता है। ठीक है, तो शिवपालगंज एक गांव है, लेकिन गांव इतना भी छोटा नहीं है, ठीक ठाक बड़ा गांव है। ठीक है, ऐसा भी नहीं कि एकदम छोटा गांव है, ऐसा भी नहीं कि बहुत बड़ा है, बीच का गांव है। ठीक है, शिवपालगंज। ठीक है, और ये इस पूरे कथानक में जो है शिवपालगंज आपको दिखाई देता है पूरा। यही एक गांव है, इसी गांव की स्टोरी है। इस गांव के लोग, इस गांव में कौन कौन रहते हैं, किस प्रकार की मान्यता है, किस प्रकार से भ्रष्टाचार चलता है, किस प्रकार के युवक है, किस प्रकार के बूढ़े हैं, पॉलिटिक्स में कौन है या फिर शिक्षक कौन है, सभी जो है शिवपालगंज के इर्द गिर्द ये पूरी कहानी चलती है। शिवपालगंज उत्तर प्रदेश की अवधी भाषा क्षेत्र का एक प्रांत है। ठीक है, शिवपालगंज कहाँ का है? अवधी प्रांत का। उपन्यास की शुरुआत वैद्य जी के भांजे रंगनाथ से होता है, जो अपने शोध कार्य एवं स्वास्थ्य लाभ के लिए मामा के पास आते हैं। वो इतिहास विषय से एमए कर चुका है। ठीक है, उपन्यास की शुरुआत हमें दिखाई देती है कि रंगनाथ से होती है। रंगनाथ जो एक पढ़ा लिखा शहरी लड़का है, जिसने एमए इतिहास से किया है, अभी पीएचडी कर रहा है। ठीक है, शिवपालगंज स्वतंत्रोत्तर भारत के विकृत और पतोन्मुख गांव का प्रतीक है, जहां कस्बा नुमा गांव है, इंटर कॉलेज है, थाना है, पोस्ट ऑफिस है, ग्राम सभा है, सहयोग समिति है और शराब घर भी है। ठीक है, तो शिवपालगंज अच्छा खासा गांव है, बड़ा गांव है। आसपास के छोटे छोटे गांव के लोग यहाँ पर खरीदी करने भी आते हैं, कुछ काम करने के लिए भी आते हैं, क्योंकि यहाँ पर थाना है, पोस्ट ऑफिस है, सब है, ग्राम सभा भी है। उपन्यास के मुख्य पात्र वैद्य जी है। ठीक है, यहाँ के ये गुंडा लोग, यानी कि यहाँ के पॉलिटिक्स में सबसे पावरफुल आदमी यही होते हैं, वैद्य जी। ठीक है, ये सारे गांव के प्रगति और विकास के प्रवर्तक तथा संरक्षक है। ये अवसरवादी नेताओं के प्रतीक के रूप में वर्णित हुए हैं। ठीक है, वैद्य जी इंटर कॉलेज के मैनेजर हैं। शिक्षकों की नियुक्ति से लेकर कॉलेज की अर्थव्यवस्था आदि सभी बातें उनके इशारे पर की होती है। ठीक है, जो इंटर कॉलेज है उनके करता वैद्यनाथ जी। वैद्य जी का एक पेशा वैद्य का भी है। ठीक है, डॉक्टरी।
उसने रोग को दो भागों में बांट रखा है, प्रकट रोग और गुप्त रोग। वैद्य जी के दवाखाने का यह विज्ञापन था, जीवन से निराश नवयुवकों के लिए आशा का संदेश। ठीक है, तो ये गुप्त रोग के इलाज भी ये करते थे। तो वैद्य जी कोऑपरेटिव यूनियन के मैनेजर डायरेक्टर भी थे। ठीक है, वो स्कूल के, एक तो आपको याद रखना है कॉलेज के वो डायरेक्टर है और दूसरे बैंक के भी है। ठीक है, दोनों जगह पर इनका पावर है गांव में। डायरेक्टर भी थे और इसमें होने वाला गबन इन्हीं के देखरेख में हुआ था। ठीक है, गबन एक घोटाला हुआ था उनका बैंक में, कोऑपरेटिव यूनियन से, और उसका भी जिम्मेदारी इनके पास थी। स्थानीय नेता, सरकारी कर्मचारी तथा दरोगा वैद्य जी के हाथ की कठपुतली की माफिक है। ठीक है, वैद्य जी को समझना मुश्किल नहीं। वैद्य जी क्या है, इस गांव के करता रहता है। गांव में कुछ भी कार्य होता है, कुछ भी होने वाला है, उन सभी पर प्रभाव डालने वाले या फिर उन सभी को कंट्रोल करने वाले वैद्य जी ही थे। समाजता वैद्य जी के व्यक्तित्व में स्वार्थपरकता, अवसरवादिता, झूठे आश्वासन, कुर्सी प्रेम, भाई भतीजावाद, रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार, गुटबंदी आदि सभी सामाजिक एवं मानसिक विकृतियां भी हुई थी। ठीक है, ये सारा वैद्य जी किसका प्रतीक है, पूरे भारतवर्ष के जो नेता लोग हैं उनका प्रतीक है, जिसमें ये सब कुछ आपको दिखाई देंगे। भाई भतीजावाद कहाँ पर मिलेगा आपको, जैसे ये कोऑपरेटिव यूनियन के मैनेजर के पद से वैद्य जी को हटाया जाता है या फिर वो खुद हट जाते हैं, तो अपने ही बेटे को जो है नया मैनेजिंग डायरेक्टर चुन लेते सीधा। ठीक है, कोई वोटिंग नहीं होती, कुछ भी नहीं होता, सीधा खुद निकल जाते हैं और बेटे को बना देते। ठीक है, इस प्रकार से भाई भतीजावाद यानी कि मेरे ही घर का अगला होगा। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर दिखाई देता है। वस्तुतः वैद्य जी उन राजनेताओं के प्रतीक हैं जिन्होंने अपने काले कारनामों से जनतंत्र और जनतांत्रिक शासन व्यवस्था को विकृत और विद्रूप बना दिया है। शिवपालगंज में जो कॉलेज है उसका नाम है छंगालाल इंटरमीडिएट कॉलेज। इस कॉलेज में होने वाले गुटबाजी, चुनावबाजी, प्रबंध समिति, प्रिंसिपल की कार्यनीति, मास्टरों के पढ़ाने की नीति पर शुक्ल जी ने करारा व्यंग्य किया है। कॉलेज के विज्ञान के मास्टर मोतीलाल, जो बीएससी पास थे, पढ़ने में कम और अपनी आटा चक्की पर ज्यादा ध्यान देते थे। ठीक है, ये सारे याद रखने आपको। मोतीलाल किसके विज्ञान के मास्टर है। ठीक है, मोतीलाल विज्ञान के है, उनकी खुद की एक आटा चक्की भी होती है। ठीक है, आटा चक्की होती है। यहाँ पर क्यों दिखाया गया आटा चक्की, ये प्रतीक क्या है कि आजकल के जो टीचर होते हैं उनको इतनी पगार नहीं मिलती, उनको गेस्ट लेक्चरर की तरह रखा जाता है। यहाँ पर भी वो उस प्रकार से ही थे, तो उतना इनकम होता ही नहीं था स्कूल से, एक कॉलेज से मोतीलाल को, कि वो अपना घर चलाए, तो उसे आटा चक्की चलाना पड़ता था। ठीक है, तो ये हमारे भारतवर्ष की जो भ्रष्टाचार दिखाया जाता है कि भारत में इतनी सारी सीटें हैं, इतने सारे वैकेंसीज है टीचर्स की या फिर लेक्चरर की या फिर प्रोफेसर की, लेकिन सरकार इसे कभी नहीं भरेगी। क्यों नहीं भरेगी, अगर सरकार भरेगी उसे तो उनको हर साल हर महीने उनको तनख्वाह देनी होगी, और प्रोफेसर की तनख्वाह लाखों में होती है। तो ऐसे ही लाखों में, इतने सारे देश में कितने लाखों प्रोफेसर बनाने हमें, तो कितने करोड़ों हजारों करोड़ों रुपए उनको देने पड़ेंगे सरकार को। तो सरकार ये देना नहीं चाहती, सरकार अपने जेब में रखना चाहती है। क्यों अपना पैसा वो दूसरों को देंगे, क्योंकि सरकार को लगता है, जो नेता के पास पैसा आता है उसे लगता है कि मेरा पैसा है, जबकि वो पैसा जनता का होता है। उसे लगता है मेरा पैसा मैं अपने जेब में रखूं, क्यों मैं नौकरियां दूं। इसलिए आपको शिक्षक भर्ती नहीं दिखाई देती, आपको कोई प्रोफेसर की भर्ती नहीं दिखाई देती। जितने हैं आधे से ज्यादा गेस्ट लेक्चर होते हैं। ऐसे बहुत से डिपार्टमेंट है जहां पर एक ही टीचर है, बाकी सारे गेस्ट है, उनको जो 30,000, 20,000, 25,000 या फिर 500 रुपए पर एक दिन या फिर एक क्लास पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो ये उसका चित्रण किया गया मोतीराम द्वारा। ठीक है, तो मोतीराम को मजबूरी में आटा चक्की चलाना पड़ता है और आटा चक्की से उसका ज्यादा मुनाफा होता है। ठीक है, पढ़ाने से ज्यादा आटा चक्की में मुनाफा होता है। खन्ना मास्टर इतिहास के लेक्चरर है, ये भी याद रखना है कौन किसका लेक्चरर है। ठीक है, तो खन्ना मास्टर का सब्जेक्ट है इतिहास, मोतीराम का है विज्ञान, किंतु बच्चों की रुचि इस विषय में बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि इतिहास में किसी की रुचि उतनी नहीं होती। रुचि विज्ञान में होती है, आजकल साइंस के स्टूडेंट ज्यादा है, साइंस या फिर कॉमर्स में ज्यादा रुचि, इतिहास में रुचि कम लोगों की होती है। और आर्ट्स में भी देखा जाए तो इतिहास विषय ज्यादा देखा नहीं जाता।
इनके क्लास में बच्चे पत्र पत्रिकाओं और जासूसी किताबें पढ़ते थे। ठीक है, इसमें बड़ा कारण खन्ना मास्टर खुद भी था कि खन्ना मास्टर अच्छे तरीके से पढ़ाता नहीं था, इसी कारण से जो बच्चे जो पत्र पत्रिका और जासूसी किताबें पढ़ा करते थे। ठीक है, कहानी उपन्यास सब कुछ पढ़ा करते थे। वैद्य जी का बड़ा बेटा बद्री पहलवान पहलवान के साथ गुंडों का भी नेता या अगुआ था। गांव में गुंडागर्दी फैलाना, पिता के षड्यंत्रों में सहयोग करना, लाठी एवं गुंडों के बल पर कोई भी कार्य कराना आदि इसका काम है। ठीक है, वैद्यनाथ जी का ये राइट हैंड है, क्योंकि वैद्यनाथ जी पॉलिटिक्स में, सक्रिय पॉलिटिक्स में है, तो वो खुद अपने हाथ गंदे नहीं कर सकते, इसलिए उन्होंने अपने बेटे को गुंडा बनाया है। और कुछ भी काम करवाना हो तो अपने बेटे को भेजते, उसके आदमी आते, लोगों को मारते हैं, फिर काम हो जाता है। ठीक है, जैसे कि आपको हर जगह दिखाई देता है, हर बड़े नेता का एक गुंडा होता है और उस गुंडे की एक गैंग होती है और गैंग उन्हीं नेताओं की होती है। ठीक है, तो यहाँ पर वही प्रतीक है। रूपन बाबू वैद्य जी का 18 वर्षीय छोटा बेटा है जो 10वीं क्लास में लगातार 3 वर्ष तक अध्ययन करता रहा और फेल होता रहा। ठीक है, 3 साल से वो फेल हो रहा है 10वीं क्लास में। और ये रूपन बाबू छात्र नेता भी है। ठीक है, छात्र नेता है ये। रूपन रंगीला छात्र नेता है। ठीक है, छात्र नेता है लेकिन कैसा है, रंगीला है। गुंडागिरी करना इनकी पैदाइशी पेशा है। ठीक है, रूपन बाबू क्या है, रूपन बाबू में वैद्य जी और बद्री पहलवान का मिला जुला रूप है, लेकिन उतनी स्थिरता नहीं है जितनी बद्री पहलवान और वैद्यनाथ जी में। ठीक है, नया लड़का है ये और पिताजी की तरह नेता बनना चाहता है और बड़े भाई की तरह गुंडा भी बनना चाहता है। ठीक है, उपन्यास की एकमात्र स्त्री पात्र गया दिन की लड़की बेला को रंगीला रूपन प्रेम पत्र लिखता है। ठीक है, ये जो बेला है गया दिन की बेटी है और इस बेला का प्रेम संबंध बद्री पहलवान से होता है। ठीक है, बेला बद्री पहलवान को पसंद करती है, बद्री पहलवान भी बेला को पसंद करते हैं, लेकिन रूपन बाबू जो है, रूपन बाबू ऐसे है कि वो बेला से प्रेम करते हैं। यहाँ पर लव ट्रायंगल है। ठीक है, और ये प्रेम पत्र भी भेज देते हैं बेला को। रंगनाथ इस उपन्यास का दूसरा महत्वपूर्ण पात्र है जो शिवपालगंज की जिंदगी को तटस्थ पूर्वक देखता है। ठीक है, ये पात्र रंगनाथ ऐसा पात्र है जिससे कहानी शुरू होती है और इसी पर कहानी जो है समाप्त भी होती है। उपन्यास की पूरी कहानी इसके साथ चलती रहती है। एक प्रकार से हम कहते हैं कि हम रंगनाथ की आंखों से जो है गांव को देखते हैं या फिर रंगनाथ की आंखों से उपन्यास को देखते हैं। ठीक है, तो रंगनाथ हमारे देश के निष्क्रिय बुद्धिजीवियों का प्रतिनिधित्व करता है जो विवेकशील होकर भी विद्रुपताओं के प्रति मौन एवं तटस्थ बना रहता है। ठीक है, रंगनाथ किसका प्रतीक है, पढ़ा लिखा लड़का, लेकिन उसको पता है कि गलत काम हो रहे हैं, लेकिन वो गलत काम के लिए कोई आवाज नहीं उठाएगा, चुपचाप रहेगा। इस प्रकार का प्रतीक है ये, जो कि सारे लगभग बुद्धिजीवी इसी प्रकार के प्रतीक होते हैं। गिने चुने ही लोग होते हैं बुद्धिजीवियों में जो कि सच बोलने की जो है हैसियत रखते हैं, ताकत रखते हैं, जिसका दुष्परिणाम भी वो सहने के लिए तैयार रहते हैं। तो कॉलेज के प्रिंसिपल के माध्यम से आधुनिक संस्था प्रमुखों की आर्थिक विपन्नता और पारिवारिक बोझ की चक्की में पिसने वाले व्यक्तियों का चरित्र खींचा गया है। बेला गया दिन की कुंवारी कन्या है जो यौनाचार की स्वच्छंद प्रतिमा है तथा काम स्वतंत्रता का प्रतीक है। वह सिनेमा की शैली में पत्र लिखन करती है, कुंवारी रहकर वैवाहिक जीवन का आनंद लेती है। ठीक है, ये फिल्मी शैली में एक पत्र भी लिखती है। ठीक है, एक फिल्मी गीत था, उसी इससे 1 वर्ष पहले आया था कि बेदर्दी बालमा तुझको मेरा मन याद करता है, इस प्रकार के पत्र में वो गीत लिखती है। वो गीत भी जो है 1900 उसी के आसपास आया था। ठीक है, 66 या 67 के आसपास वो फिल्म आई थी, उसी में वो गाना था और वही लेटेस्ट गाना जो है श्रीलाल शुक्ला ने लिखा था उसमें। ठीक है, जो कि बेला ने लिखा था अपने पत्र में। बेला जो उपन्यास की एकमात्र स्त्री पात्र है के माध्यम से शुक्ल जी भारतीय समाज के नारी जगत की विवाह प्रथा, दहेज समस्या, प्रेम आदि बातों को उद्घाटित किया है। उपन्यास का एक पात्र जोगनाथ भी स्थानीय गुंडा है जो हमेशा नशे में रहता है। शनिचर वैद्य जी का नौकर है, इसका असली नाम मंगलदास है, पूछा जा सकता है। ठीक है, शनिचरी बाद में
इसको प्रमुख बनाया जाता है शनिचर को, ये नौकर को। राग दरबारी में यह दिखाया गया है कि हमारा लोकतंत्र ऐसी चीज है जो बदन पर महज एक झांगिया धारण करने वाले शनिचर को ग्राम प्रधान भी बना सकता है। ठीक है, हमारी व्यवस्था क्या है, जो शनिचर जो पढ़ा लिखा भी नहीं है, जिसको कोई नॉलेज भी नहीं है, लेकिन उसको बनाएगा गांव का प्रधान। ठीक है, क्यों बनाया गया, वैद्य जी के कारण, क्योंकि वो प्रधान वैद्य जी है, लेकिन नाम के लिए शनिचर को आगे बढ़ाया। जैसे कि आजकल भी चलता है, आजकल क्या है कि स्त्रियों के लिए खास आरक्षण रखा गया है ग्राम प्रधानी में। तो आजकल क्या होता है कि ग्राम प्रधानी जिसको लड़नी है वो अपनी पत्नी को नाम आगे करता है, उसे जिता देता है और काम अपने ऊपर ले लेता है। ठीक है, तो आपने सभी ने अपने गांव में देखा होगा कि आजकल जो ग्राम प्रधान स्त्रियां होती है, नाम के लिए होती है, लेकिन कार्य जो पूरा कामकाज होता है वो उसके पति देखते हैं। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पर भी शनिचर को नाम के रूप में प्रधान बनाया जाता है और वैद्य जी कंट्रोल करते हैं गांव को। ठीक है, बस उसकी एक शर्त है कि वो प्रधानी पूर्व और प्रधानी बाद भी पूरी आस्था के साथ वैद्य जी की बैठकी में भांग पीसता रहेगा। ठीक है, ऐसा आदमी जो गांव का प्रधान है और वैद्य जी के आगे भांग पीसता है बैठकर, तो क्या उसके हाथ में कोई अधिकार होगा? आप यहीं पर समझ सकते हो कि वो उसका नौकर है और राजा कौन है यहाँ पर, वैद्य जी है। लंगड़ का असली नाम है लंगड़ प्रसाद। यह आम आदमी का प्रतीक है जो भ्रष्ट तंत्र का शिकार होता है और अपने सरल स्वभाव के कारण उस तंत्र के आगे झुका रहता है। लंगड़ को लंगड़ क्यों कहा जाता है? क्योंकि एक पैर से वो ठीक से चल नहीं पाता। ठीक है, लंगड़ा इसलिए लंगड़ कहा जाता है। गांव में इसी प्रकार के नाम होते। ठीक है, अगर काना होगा तो काना कहा जाएगा, लंगड़ा होगा तो लंगड़ कहा जाएगा। ठीक है, वस्तुतः लंगड़ सैद्धांतिक सत्य और धर्म की लड़ाई लड़ने वाला, देश की न्याय प्रणाली में आस्था और श्रद्धा रखने वाला और ईमानदार व्यक्ति है। और देश में जो ईमानदार व्यक्ति होगा उसका क्या हाल होगा? उसका हाल लंगड़ जैसा होगा। लंगड़ का हाल क्या हुआ था, आप उपन्यास में आप सभी ने पढ़ा है। जिसे गांव के लोग महामूर्ख, जाहिल और बेवकूफ समझते हैं, और आज भी अगर कोई सत्य की बात कहे तो उसको भी यही नामों से बुलाया जाएगा। ठीक है, जाहिल, बेवकूफ और महामूर्ख। गया दिन कॉलेज प्रबंध समिति का उपसभापति और कूदखोर बनिया है, जो परिस्थिति के अनुसार कार्य करने में माहिर है। यह भाग्यवादी और निराशावादी व्यक्ति है। ठीक है, याद है क्या? कॉलेज की प्रबंध समिति का उपसभापति है, बनिया है और पैसे के लालच में रहता है। उसी की बेटी है बेला, और बेला की शादी जो है बद्री पहलवान से की जाती है। ठीक है, खन्ना मास्टर प्रिंसिपल का विरोधी होने के कारण दोनों में हमेशा शीत युद्ध की स्थिति बनी रहती है। कुटिल एवं मक्कारी प्रवृत्ति वाला खन्ना व्यंग्य एवं अशिष्ट भाषा का भी खूब प्रयोग करता है। रामाधीन भिकम खेड़वी शिवपालगंज से सट्टा गांव भिकनखेड़ का रहने वाला है। यह वैद्य जी का जबरदस्त विरोधी है। ठीक है, ये भी पॉलिटिक्स में है। रामाधीन भिकम खेड़वी क्या है? दूसरा वैद्य जी है, दूसरे गांव का। ठीक है, कलकत्ता में अफीम का कारोबार करता है, जिसके कारण 2 वर्ष का कारावास भी होता है। ठीक है, अफीम जो है इलीगल होता है इसे उगाना, लेकिन ये उगाकर जो पैसे कमाता है, इसलिए इसे 2 वर्ष तक कारावास होता है। रामाधीन भिकम खेड़वी भ्रष्ट राजनीति का प्रतीक है। यद्यपि वैद्य जी का विपक्षी होने के कारण इसके प्रतिनायक भी कहा जा सकता है। ठीक है, नायक का प्रतिनायक, क्योंकि यहाँ पर सबसे पावरफुल वैद्य जी, उसका प्रतिनायक के रूप में रामाधीन भिकम खेड़वी आपको दिखाई देता है। राग दरबारी उपन्यास में नायक की बात की जाए तो इसका नायक शिवपालगंज का परिवेश हो सकता है, कारण सारी घटना इसी के इर्द गिर्द घूमती नजर आती है। ठीक है, तो यहाँ पर नायक कौन है? यहाँ पर नायक गांव ही है, क्योंकि गांव ही केंद्र में है और गांव में ही सब कुछ लोग आते हैं, उन्हीं के जीवन को दिखाएगा। राग दरबारी उपन्यास के अंत में रंगनाथ को प्रस्तुत किया गया है, लेकिन अगर देखा जाए तो शिवपालगंज यहाँ का नायक है, लेकिन कथा में शुरू से लेकर अंत तक एक व्यक्ति रहता है जिसके साथ हम चलते रहते हैं हमेशा, वो है रंगनाथ। ठीक है, तो यहाँ पर रंगनाथ भी एक प्रकार का नायक के रूप में है यहाँ पर, या फिर कथावाचक के रूप में है। इस उपन्यास का शीर्षक राग दरबारी प्रतीकात्मक है,
यह शीर्षक आजादी के पश्चात भी हमारे देश में पल रही उस प्रवृत्ति का प्रतीक है जिसमें हमारे सभी मूल्य चकनाचूर हो गए हैं। प्रतीक का उदाहरण यह है, मदारी जहन्नुम में जाने के बजाय वही जोर जोर से गाने लगा था और उसकी डुगडुगी अब नई ताल पर बज रही थी। कुछ दूरी पर कुत्ते दुम हिलाते, कमर लपकाते भौंक रहे थे। लड़के घेरा बांधकर खड़े हो गए थे। दोनों बंदर मदारी के सामने बड़ी गंभीरता से मुंह फुलाकर बैठे हुए थे और लगता था कि वे उठेंगे तो भरतनाट्यम के ही नीचे नहीं नाचेंगे। ठीक है, भरतनाट्यम के नीचे नहीं नाचेंगे। उपरोक्त गद्यांश में वेद जी मदारी के सनीचर और प्रिंसिपल कुत्ते के रंगनाथ और उपन बंदर के प्रतीक है। ठीक है, राग दरबारी की रचना प्रक्रिया के बारे में स्वयं श्रीलाल शुक्ल कहते हैं, किताब लिखना दिमाग के लिए कठोर और शरीर के लिए कष्टप्रद कार्य है। इस उपन्यास की भाषा में आंचलिकता के तत्व है। उत्तर प्रदेश के अवध प्रांत में बोले जाने वाले बहुत से शब्दों का प्रयोग किया गया है। कई जगह तो सीधे सीधे अवधी भाषा में ही की गए वार्तालाप को उद्धृत किया गया दिखाई देता है। ठीक है, अभी राग दरबारी के बारे में विद्वानों की राय हम देखेंगे। रघु जी नमस्ते। राग दरबारी के बारे में विद्वानों की राय, डॉक्टर गोपाल राय कहते हैं, राग दरबारी उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के एक कस्बानुमा गांव शिवपालगंज की कहानी है। उस गांव की जिंदगी का दस्तावेज जो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद ग्राम विकास और गरीबी हटाओ के आकर्षक नारों के बावजूद घिसट रही है। ठीक है, गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? गरीबी हटाओ और शाइनिंग इंडिया। ठीक है, कांग्रेस के नारे थे। गरीबी हटाओ और शाइनिंग इंडिया दो नारे दिए गए थे। नेमीचंद्र जैन आज के भारतीय जीवन की विभिन्न स्थितियों के प्रभावी चित्र राग दरबारी में है, जो हमारे अति परिचित अनुभव को फिर से ताजा कर जाते हैं। डॉक्टर रामदर्श मिश्र कहते, आज की राजनीति ने भारतीय गांव की जिंदगी को जितना तोड़ दिया है, उसमें कैसे कैसे अजनबी स्वर उभार दिए हैं। लेखक ने बहुत सहज भाव से इस यथार्थ को मूर्त किया है। डॉक्टर चंद्रभानु सोनवने, श्रीलाल शुक्ल ने शिवपालगंज के प्रवृत्तियों का उद्घाटन अपना उद्देश्य समझा। अंत मनुष्य के मन के भीतर छिपे हुए सूक्ष्म से सूक्ष्म पहलुओं को संवादों के माध्यम से उद्घाटित कर खोखले मनुष्य के कृत्रिम रूप को उजागर किया गया है। नामवर सिंह कहते हैं, राग दरबारी जैसे उपन्यास के लेखक श्रीलाल शुक्ल को इतनी देर से ज्ञानपीठ पुरस्कार देने के लिए ज्ञानपीठ अकादमी को पश्चाताप करना होगा। ज्ञानपीठ इसी पश्चाताप की हकदार है। ठीक है, अभी राग दरबारी उपन्यास की महत्वपूर्ण कथन क्या है? ऐसी कौन सरकारी यूनियन है जिसमें भ्रष्टाचार नहीं? वैद्य जी कहते हैं, क्योंकि वो खुद भ्रष्टाचार करते हैं, उनको लगता है पूरी दुनिया भ्रष्टाचार करती है। सार्वजनिक जीवन का मूल मंत्र है, सबको दयनीय समझो, सबका काम करो और सबके काम लो। रुक्मन बाबू कहते हैं। ठीक है, नव युवक है, नए नेता है। ठीक है, नए नेता का नया नारा कि सबको दयनीय समझो, कि सभी दयनीय है, बहुत गरीब है, लाचार है, उनकी तरफ लाचारी के तेरे शोर में निकाल, कितने गरीब हो तुम, इस प्रकार से रुक्मन बाबू कहते। और सबका काम करो, क्योंकि नेता बनना है तो काम तो करना पड़ेगा। ठीक है, और बाद में आप काम भी ले सकते हो उनसे। ठीक है, इस प्रकार से पॉलिटिक्स 3 शब्दों में बता देते हैं। उच्च शिक्षा रास्ते में पड़ी वह कुतिया है जिसे कोई भी लात मारकर निकल सकता है, स्वयं लेखक कहते हैं। और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा। ठीक है, भारतीय शिक्षा व्यवस्था के बारे में लेखक कहते हैं कि हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है कुतिया की तरह है, कोई भी उसे लात मारकर चला जा सकता है, कोई भी उसे कंकड़ मार सकता है। ठीक है, जैसे कि रास्ते पर जो कुत्ते होते, उनकी उनके उनके लिए मानव में कोई जो है ये नहीं होता।
ठीक है, ये उच्च शिक्षा रास्ते में पड़ी वही कुतिया है जिसे कोई भी लात मारकर निकल सकता है, याद रखना है। स्वयं लेखक ने कहा है, विलायत का एक चक्कर लगाने के लिए यदि साबित करना पड़ जाए कि हम अपने बाप की औलाद नहीं है तो उसे साबित कर देंगे। ये प्रिंसिपल साहब है, प्रिंसिपल साहब को विलायत घूमना है और विलायत घूमने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, अपने बाप को भी कह सकते कि तू मेरा बाप नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर भ्रष्ट और विकृत विचार यहाँ पर दिखाई देते हैं प्रिंसिपल के। ठीक है, हाँ जहां जाओगे वहां तुम्हें किसी खन्ना की ही जगह मिलेगी। ठीक है, प्रिंसिपल साहब कहते तुम्हारा गियर तो बिल्कुल अपने देश की हुकूमत जैसा है। रंगनाथ कहता है ट्रक ड्राइवर से। ठीक है, इसकी पीछे कथा क्या थी कि जब रंगनाथ ट्रक से गांव की तरफ जा रहा था और ट्रक ड्राइवर जो है हमेशा जो है गियर को टॉप स्पीड पर लगाता है, जो सबसे बड़ा गियर है उस पर लगाता है, लेकिन गियर जो है खराब होकर क्या है, खराब हो चुका था और ऑटोमेटिकली जो है पहले गियर पर चला जाता है। ठीक है, उसने टॉप पर लगा दिया 5वें 6ठे गियर पर ट्रक में, तो वो वापस जो है लुढ़क कर पहले गियर पर चला जाता था। उसी पर व्यंग्य करते हुए रंगनाथ कहता है कि तुम्हारा गियर तो बिल्कुल अपने देश की हुकूमत जैसा है, यानी कि कितना भी विकास करने की कोशिश करो बाद में फिर से वो गरीबी में चला ही जाता है। कितना भी कार्य करने की कोशिश करो फिर से वो गरीबी में चला जाता है। ठीक है, यहाँ तो घास खोद रहा हूँ, कहा तो घास खोद रहा हूँ, इसी को अंग्रेजी में रिसर्च कहते हैं। ये रंगनाथ ने कहा था ट्रक ड्राइवर से। ठीक है, क्योंकि ये एमए किया था उन्होंने, पर साल एमए किया और इस साल रिसर्च करना, इस प्रकार से कहते हैं। एमए इतिहास से किया था और इतिहास में ये पीएचडी कर रहे हैं। हर हिंदुस्तानी की यही हालत है, 2 पैसे की जगह जो पैसे की जहां किफायत हो वह उधर ही मुंह मारता है। ये मोतीराम कहता और ये हिंदुस्तान के लोगों की सोच इसी प्रकार से, जहां पर कम पैसे में आपको कुछ मिलता है वहीं पर लोग चले जाते हैं। मैं तू और तू मैं को मिटाकर मैं की जगह तू और तू की जगह मैं बन जाना चाहता है वैद्य जी। हिंदुस्तानी छेला आधा उजला आधा मेला, घोड़े की लात और मर्द की बात कभी खाली नहीं जाती। ये चपरासी कहता है। अब आगे बढ़े। तुम मंझोली हैसियत के मनुष्य हो, यानी कि बीच की मिडल, और मनुष्यता के कीचड़ में फंस गए हो, तुम्हारे चारों ओर कीचड़ ही कीचड़ है। रंगनाथ कहता है यूनिवर्सिटियों की हालत अस्तबल जैसी है, बड़े बड़े प्रोफेसर महज भाड़े के टट्टू है। ठीक है, और यूनिवर्सिटी की हालत तो बहुत खराब है, खास करके सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की। ठीक है, आज के वर्तमान परिस्थिति में देखा जाए तो जितने भी भारत में सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है उनकी हालत इतनी खराब है, और वहां पर जो भी वाइस चांसलर नियुक्त किए जा रहे हैं या फिर कोई भी टीचर नियुक्त किया जाए वो सारे जो है एक खास उद्देश्य के लिए नियुक्त किए जा रहे हैं। उनमें जो क्वालिटीज है वो क्वालिटीज बिल्कुल आपको नहीं दिखाई देगी। पिछले बहुत से सालों में बहुत से बदलाव आए यूनिवर्सिटीज में, बहुत से चांसलर बदले गए हैं, बहुत से ऐसे लोगों को पद दिया गया जो उनके लायक भी नहीं थे। ठीक है, तो यूनिवर्सिटीज की हालत काफी खराब है भारत में, खास करके उत्तर भारत में तो और भी खराब है। ठीक है, यूनिवर्सिटीज की हालत इसी कारण से वो बहुत से आजकल चल रहा है इसके ऊपर चर्चा भी, तो इसके बारे में कभी और बात करेंगे। ठीक है, यहाँ पर आपका उपन्यास खत्म हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर उपन्यास खत्म हो जाता है, कल कृष्णा सुप्ति का पढ़ेंगे और अभी कुछ प्रश्न मैं पूछूंगा उसके प्रश्न के उत्तर दीजिए। ठीक है, कुछ प्रश्न मैं पूछूंगा उसके उत्तर दीजिएगा राग दरबारी से। तो पहला प्रश्न ये है कि राग दरबारी का प्रकाशन कब हुआ था। ठीक है, प्रश्न पहला एक है, प्रश्न पहला है राग दरबारी का प्रकाशन वर्ष बताइए। राग दरबारी का प्रकाशन वर्ष क्या है बताइए जल्दी।
ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। क्या है प्रकाशन वर्ष, जल्दी बताइए। कितने विद्यार्थियों ने बताया? किसी का सही आ रहा है, किसी का गलत आ रहा है, ऐसा क्यों? उन्नीस सौ अड़सठ ठीक है, 1968 जो है इसका प्रकाशन है। ठीक है, फिर दूसरा, साहित्य अकादमी कब मिला? राग दरबारी को साहित्य अकादमी कब मिला, बताइए। ठीक है, 1968 में जो है ये प्रकाशित हुआ था। और फिर साहित्य अकादमी कब मिला और लेखक ने लिखना कब शुरू किया था? ठीक है, साहित्य अकादमी कब मिला था? 1970 में जो है साहित्य अकादमी मिला था। ठीक है, 1970 में। और लिखा कब था ये राग दरबारी, किस वर्ष लिखा और कब खत्म हुआ ये? राग दरबारी लिखा कब कब था, ये भी बता दीजिए, कब से कब तक लिखा उन्होंने? नए विद्यार्थी एक बार क्लास को लाइक कीजिएगा। जो अभी नए विद्यार्थी आए जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और लाइक भी कीजिएगा वीडियो को। ठीक है, ठीक है। तो 1964 1964 से लिखना शुरू किया था और 1967 तक जो ही लिखा था इसे। ठीक है, ठीक है, लगभग 3 वर्ष तक लिखा था इसके, 64 के अंतिम महीनों में लिखना शुरू किया था। अब ये बताइए मुझे, लेखक ठीक है, ये बताइए लेखक ने किसकी जीवनी लिखी है, या फिर किन की जीवनी लिखी है, किन लोगों की जीवनियां लिखी है लेखक ने? जो अभी मैं उनकी रचनाएं पढ़ा रहा था तब तब की बात कर रहा हूँ, रचनाएं भी मैंने आपको पढ़ा है। उन्होंने जीवनी भी लिखी है, तो किन किन की जीवनी लिखी है उन्होंने? 2 व्यक्ति है जिनकी जीवनी उन्होंने लिखी थी। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर भी ये एक बार ये है साहित्य अकादमी का।
ठीक है, उनको ये 70 में नहीं 69 में मिली थी। ठीक है, यहाँ पर 70 लिखा है किताब में, लेकिन वहां एक जगह पर 69 भी लिखा है। ठीक है, तो 1969 में 1969 में साहित्य अकादमी। और उन्होंने दो लेखकों की जीवनी लिखी है। पहला है भगवती चरण वर्मा की, और दूसरी दूसरी लिखी थी अमृतलाल नागर की। ठीक है, दोनों की जीवनी लिखी है उन्होंने। अभी आगे बढ़ते हैं। वैद्यनाथ जी के बड़े बेटे और छोटे बेटे का नाम क्या है? वैद्य जी के विज्ञान के विज्ञान के शिक्षक। और ठीक है, ये नाम बताइए, पात्रों के नाम बताइए, वैद्य जी के बेटों के नाम बताइए, और विज्ञान के शिक्षक जो थे, लेक्चरर थे, ठीक है, उनका नाम क्या है, और कॉलेज में इतिहास पढ़ाने वाले टीचर का नाम क्या है, ये बताइए मुझे। ठीक है, बद्री और उपन जो है नाम था इनका। ठीक है, बद्री जो बड़े हैं, और फिर रूपन, रूपन बाबू 18 साल के छोटे बेटे हैं। और विज्ञान कौन पढ़ाता था? ठीक है, विज्ञान कौन पढ़ाता था? ठीक है, मोतीराम जो विज्ञान पढ़ाता था, मोती मोतीराम विज्ञान पढ़ाता था। और खन्ना जो था, खन्ना इतिहास का टीचर था। और चक्का आटी, चक्का आटा, आटे की चक्की किसकी थी? आटे की चक्की किसकी थी, ये बताइए। ठीक है, आटा चक्की किसकी थी? किस किस मास्टर साहब ने आटा चक्की खोली थी, इसका भी बताइए। और मुझे ये बताइए,
कोऑपरेटिव यूनियन, ये कोऑपरेटिव यूनियन के नए मैनेजिंग डायरेक्टर कौन हुए? ठीक है, प्रश्न को ठीक से पढ़ना है। तो आटा चक्की किसकी थी? आटा चक्की हिस्ट्री के मास्टर की नहीं, आटा चक्की जो है इसकी थी, मोतीराम की। ठीक है, आटा चक्की मोतीराम की थी। ठीक है, और कोऑपरेटिव यूनियन के नए मैनेजिंग डायरेक्टर कौन हुए थे? नए मैनेजर हुए थे बद्री। जानबूझकर मैंने प्रश्न पूछा है, बद्री। बद्री पहलवान नए, मैं नए पूछ रहा हूँ। कोऑपरेटिव यूनियन के पहले से डायरेक्टर उनके पिताजी वैद्यनाथ पहले 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 थे, लेकिन उनके बाद नए कौन बने? बद्री पहलवान बने। ठीक है, वहां पर कोऑपरेटिव यूनियन के डायरेक्टर उपन्यास में बनते हुए नहीं दिखाया गया वैद्यनाथ को, पहले से ही थे, बहुत पहले से, लेकिन उनको हटाया जाता है, फिर बद्री को बनाया जाता है। इसलिए मैंने जानबूझकर इस प्रश्न को इस प्रकार से कहा, मैंने जानबूझकर इसको एक्सप्लेन ज्यादा नहीं किया, जिससे मैं पता कर सकूं कितने विद्यार्थियों का सही ध्यान था। ठीक है, क्योंकि परीक्षा में ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं, छोटा सा ही हिंट दिया जाता है, छोटा सा ही शब्द ऐड किया जाता है, जिससे आप कंफ्यूज हो जाओ। ठीक है, इस प्रकार से प्रश्न आते हैं नेट में भी, इसलिए मैंने इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा। फिर आप बताइए, उपन्यास में ग्राम प्रधान कौन बनता है? इलेक्शन होता है ना, शनिचर बनता है। शनिचर का नाम है, असली नाम मंगलदास भी है, शनिचर। ठीक है, शनिचर। और बेला प्रेम पत्र किसे लिखती है? बताइए, बेला प्रेम पत्र किसे लिखती है? इस और बताइए, बेला किसकी बेटी है? ठीक है, बेला जो है बद्री को प्रेम पत्र लिखते हैं, क्योंकि बद्री उसका प्रेमी है। ठीक है, बेला बद्री से प्रेम करती है, इसलिए वो बद्री को प्रेम पत्र लिखती है। लेकिन ये पत्र किसे मिलता है? बेला का। अभी इसके बाद बताइए, बेला का पत्र किसे मिलता है? बेला का प्रेम पत्र किसे मिलता है?
और बेला जो है गयादीन की बेटी है। अभी मुझे बता, प्रिंसिपल का विरोधी कौन है? रुक्मन को नहीं मिलता, रंगनाथ को मिलता है। ठीक है, प्रिंसिपल का विरोधी कौन था? रामादीन भिकम खेड़ू क्यों क्यों होगा? प्रिंसिपल का विरोधी था खन्ना मास्टर स्कूल में। खन्ना खन्ना मास्टर जो प्रिंसिपल का विरोधी है। और रामादीन भिकम खेड़वी विरोधी किसका है फिर? वो विरोधी है इसका, वैद्य जी का। ठीक है, क्योंकि वो वैद्य जी के लेवल का आदमी है, तो प्रिंसिपल के लेवल का आदमी खन्ना है। ठीक है, और बेला को प्रेम पत्र कौन लिखता है? बेला ने तो बद्री को लिखा, मिला रघुनाथ को, लेकिन बेला को प्रेम पत्र किसने लिखा था? कॉलेज प्रबंध समिति के उपसभापति कौन थे? और बेला को पत्र कौन लिखते हैं? रुक्मन बाबू लिखते हैं। ठीक है, रुक्मन बाबू का एक तरफा प्रेम था। ठीक है, और कॉलेज प्रबंध समिति के उपसभापति कौन है? ठीक है, रामादीन भिकम खेड़वी जो कि बैद्यनाथ जी के विरोधी थे, उनके लेवल के व्यक्ति थे पॉलिटिक्स में, तो वो किस गांव के थे? रामादीन भिकम खेड़वी किस गांव के थे? शिवपालगंज के थे या फिर किसी दूसरे गांव के थे?
ठीक है, तो कॉलेज का प्रबंध समिति के उपसभापति जो है गयादीन है। ठीक है, और बेला की शादी किसके साथ तय होती है? ठीक है, तय तय क्या था? ठीक है, किसके साथ तय होती है ये बताइए फिर। रामादीन भीकम केडवी किस गांव के थे? ठीक है जी, इनके सरनेम में भी वही काम है। ठीक है, ठीक, भिखनखेड़। ठीक है, भिखनखेड़ के ये थे, इसलिए इनके सरनेम टाइटल में भी भिखनखेड़ भी है, क्योंकि भिखनखेड़ के गांव के थे। और बेला की शादी किसके साथ होती है? बद्री 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 के साथ उनके उनके पिताजी तय कर देते हैं बाद में। ठीक है, अंतरजातीय विवाह के लिए जो है वैद्य जी तैयार हो जाते हैं। ठीक है, अभी आपके कोई डाउट्स हो तो आप पूछिए मुझे अभी। ठीक है, अभी कोई डाउट हो आपके तो पूछिए। आपके कोई डाउट हो तो कुछ पूछ